घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, मास्क लगाए रखिए, लॉकडाउन, कर्फ्यू, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इन सब लाइनों को सुनते सुनते अब 1 साल सा ज़्यादा का समय हो चला है। लोग जानते भी नहीं थे कि लॉकडाउन होता क्या है, लेकिन समय का चक्र देखिए, हर कोई आज लॉकडाउन की काली परछाई को जान चुका है। और इस सब के पीछे है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस, जिसके लॉकडाउन की परिभाषा को बताया। कोरोना वायरस जिसने विकास की गति को विराम दे दिया, वो कोरोना वायरस जिसने हवाई जहाज की गति को भी चुनौती दी। जी हाँ, हम बात आज करेंगे कोरोना वायरस की। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सवाना एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मुद्दे को लेकर। कोरोना वायरस एक वायरस है जो स्तनधारियों में रोग को उत्पन्न करता है। यह एक आरएनए वायरस है, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसके कारण श्वसन संक्रमण पैदा हो सकता है, यानी आसान भाषा में कहें तो यह हमारे फेफड़ों पर आक्रमण करता है। सिम्टम्स वही हैं जो आम देखने को मिलते हैं, कोई नए सिम्टम्स इसमें नहीं है, जैसे बुखार, गला दुखना, सर्दी लगना। और ये कितना भयावह है, इसका जवाब है कि यह जानलेवा है। पहला केस नोवल कोरोना वायरस का चाइना के वुहान शहर में डिटेक्ट किया गया और यहाँ से बाद में इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इसे महामारी घोषित कर दिया गया। यह महामारी कोई नई नहीं थी, इससे पहले भी दुनिया कई महामारियों को देख चुका था। 1920 में आई स्पेनिश फ्लू, येलो फीवर, प्लेग जैसी घातक बीमारियों को सामना इससे पहले भी दुनिया कर चुकी थी। बताया जाता है कि ये वायरस वुहान लैब से लीक हुआ है। चाइनीज साइंटिस्ट एक बायोवेपन अर्थात जैविक हथियार बनाना चाहते थे, जिससे कि वे पूरी दुनिया को बिना युद्ध किए घुटने पर ला सके। हम ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि वहीं के कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। जब भी कोई आउटब्रेक होता है तो जिस देश में यह आउटब्रेक होता है उस देश को इसके बारे में सबसे पहले डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म करना होता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस आउटब्रेक की सूचना देनी होती है, जिससे इसे व्यापक स्तर पर फैलने से रोका जा सके और कम से कम क्षति हो। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। हम लोग तो जानते ही हैं, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है और आज के युग में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अगर किसी की है तो वो है सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की। चाइना और अमेरिका के बीच छिड़ी इकोनॉमिक वॉर हमसे छिपी नहीं है, जिसके चलते कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीन ने इस जैविक हथियार को समय आने पर उपयोग करने के लिए बनाया था, परंतु यह समय से पहले ही लैब से लीक हो गया। आज के समय में सीधा युद्ध लड़ना कोई आम बात नहीं। सभी देशों के पास बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजीज, परमाणु बम जैसे विनाशक हथियार है, जिसके चलते इस तरह के बायो वेपन्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कोरोना आउटब्रेक चाइना में होता गया। चाइना ने वुहान को चाइना से ही अलग कर दिया और पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। इस दौरान चाइना ने लगभग 90,000 तक केस रजिस्टर किए और यहाँ से अब धीरे धीरे यह संक्रमण के केस बहुत कम हो गए, परंतु यह संक्रमण अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों में फैल चुका था। इसका शुरुआत में सबसे ज़्यादा असर इटली पर देखा गया, क्योंकि सबसे अगर चाइना के लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा इटली में ही जाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ इटली में सबसे ज़्यादा संक्रमण शुरुआती दौर में फैल गया। अब इसके बाद 2020 जनवरी में कोरोना का पहला केस भारत में भी रजिस्टर किया गया और मार्च आते आते यह काफ़ी भयावह हो चुका था, जिसके चलते भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। आम, गरीब, मजदूर लोगों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को पड़ा। लोगों को रोजगार छिन गए और इकोनॉमी रिकॉर्ड टाइम लो हो गई। यहाँ वायरस लगातार बढ़ता गया और सितंबर में पीक पर पहुंच गया। इस समय सबसे ज़्यादा केस 98,000 केस प्रतिदिन रिपोर्ट किए गए और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इस दौरान ब्राज़ील और अमेरिका इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहे। यह संक्रमण सबसे ज़्यादा अमेरिका में फैला, इसलिए अमेरिकी सरकार ने जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप सरकार, उसने इस वायरस को चीनी वायरस नाम तक दे दिया। चीन
भारत, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन सभी देशों ने इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया और ट्रायल शुरू कर दिए। क्योंकि अब इस वायरस का तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी हो चुका था, इसलिए चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील जैसे देशों ने इसके तोड़ के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया और इस पर शोध करना भी शुरू कर दिया था। भले ही इस समय तक ट्रायल शुरू कर दिए गए हो, लेकिन अभी तक भी कोरोना का कोई स्थायी इलाज नहीं था। इस बीच इस समय कोरोना से निपटने के लिए जो दो दवाई सबसे महत्वपूर्ण रही वो थी रेमडेसिविर और हाइड्रोक्लोरोक्विन। यहाँ पर बताता चलूँ, हाइड्रोक्लोरोक्विन सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में ही बनाई जाती है, जिसके चलते भारत सरकार ने इसे अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया, जिसके चलते भारत ने अमेरिका और ब्राज़ील और अनेक अन्य देशों को इसे एक्सपोर्ट किया। किसी भी वैक्सीन को बाजार में आने के लिए अपने 3 चरण पूरे करने होते हैं। इनसे 3 चरणों से होकर गुजरना होता है, फिर उसका डेटा वहाँ की अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। उसके बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर उसके आधार पर ऑथोराइजेशन यानी जो अथॉरिटी होती है वो उसको मंजूरी देती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अगस्त 2020 में काफ़ी देशों ने वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुके थे, जिसमें भारत में 2 वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिली। पहली थी कोवैक्सीन और दूसरी जो वैक्सीन थी जिसे भारत में मंजूरी दी गई थी ट्रायल के लिए वो थी कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन को जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका है उसके साथ मिलकर के बनाया गया था। कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है। और जो दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड है उसे ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। बताता चलूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, जो कि भारत के लिए गर्व का विषय है। कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% तो वहीं कोविशील्ड की एफिकेसी 70% है। अब दूसरी तरफ अमेरिका में भी फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन बन चुकी थी जिनकी एफिकेसी 95% थी। चाइना में भी साइनोवैक ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन चाइना की क्वालिटी पर पाकिस्तान को छोड़कर हर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस बीच रशिया ने भी स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाई और इसे रशिया ने दुनिया में सबसे पहले अप्रूवल दिया। स्पुतनिक वी दुनिया के लगभग 69 कंट्रीज में प्रयोग में लाई जा रही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइजर और कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूव किया है, लेकिन जहां इन वैक्सीन से लाभ मिलना था वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन वैक्सीन में भी साइड इफ़ेक्ट देखे गए। भारत ने भी हाल ही में अपने यहाँ तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मान्यता दी है। स्पुतनिक वी को भारत में ही डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा और लक्ष्य है 450 मिलियन यानी कि 450 मिलियन डोजेज पर ईयर का। स्पुतनिक वी को गलेमिया यूनिवर्सिटी रशिया की उसने बनाया है। कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, कोविशील्ड सभी 2 डोज बेस्ड है, यानी कि आपको इनकी लेनी पड़ेगी और 2 डोज लेने के बाद ही यानी कि 2 डोज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके 14 दिन बाद ये अपना रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। कोवैक्सीन अभी जो उसका प्रोडक्शन है वो है 2 लाख डोजेज पर डे का। वहीं कोविशील्ड 60 से 70 मिलियन यानी कि 6 से 7 करोड़ डोजेज का उत्पादन प्रति माह कर रही है, जिसे अगस्त तक बढ़ाकर 100 मिलियन डोजेज यानी कि 10 करोड़ तक कर लिया जाएगा। इसी बीच भारत ने लगभग 6 करोड़ वैक्सीन को देश के बाहर यानी कि अन्य देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, केन्या जैसे देशों को भी देने का काम किया है। भारत औसतन रोजाना 30 लाख वैक्सीन अपने नागरिकों को दे रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। पहले यह वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही थी, लेकिन सेकंड फेज़ में भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल से जो 45 ईयर से
ओल्ड है उन सब के लिए ओपन कर दिया है। लगभग भारत में 13 करोड़ वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। भले ही सुनने में यह संख्या विशाल लग रही हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है, क्योंकि यह वैक्सीन 2 डोज बेस्ड है। इसलिए केवल भारत 1% आबादी को ही दोनों डोज वैक्सीन की दे पाया है। वहीं 10% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। हमने देखा कि कोवैक्सीन का उत्पादन बहुत कम हो रहा था, इसलिए महाराष्ट्र में संक्रमण की गति भी आपने दूसरी तरफ देखा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और मुंबई की हैफकिंस कंपनी को मंजूरी दी है कि वह ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर अब ये कंपनी भी प्रोडक्शन कर पाएगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपको बताते चले, हैफकिंस जो है एक साइंटिस्ट थे जो पहले महामारी फैली थी प्लेग, हैफकिंस ने उनका जो है टीका बनाने का कार्य किया था। अमेरिका में 30% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इजराइल में सबसे ज़्यादा लोग, लगभग 52% लोगों को इजराइल ने वैक्सीन दे दी है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में रोज़ाना पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है और ये आंकड़ा अब 2 लाख केसेस पर डे तक पहुंच चुका है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रखें और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। संक्रमण ने न सिर्फ इकोनॉमी पर प्रहार किया, बल्कि एजुकेशन सेक्टर को भी कमर तोड़कर रख दी। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पहुंच गया, परीक्षाएं रद्द हो गई, सेशन आगे पीछे सिसक गए। जब तक देश हर्ड इम्यूनिटी गेन नहीं कर लेता, तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हथियार ही हमारे पास है, जिसके चलते संक्रमण की चेन को, यानी कि जो श्रृंखला है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।